जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी और आपका हमारा सबका प्यारा से यूट्यूब चैनल है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं आने वाले समय में उनकी आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। हम राजस्थान में किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा जयपुर रियासत में किसान आंदोलन, वो भी मुख्य तौर पर शेखावटी किसान आंदोलनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है सभी किसान आंदोलनों में, लेकिन मेरा दावा है आपसे कि अगर आप इस पूरे वीडियो को या फिर इस पूरी क्लास को अगर आप देख लोगे तो ये जो पूरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी वे में आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। तो बस वीडियो के साथ क्लास के साथ बने रहे और अंत तक आपको इस टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, इतना वादा मेरा है। जयपुर रियासत या फिर जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर रियासत या फिर जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन हुए थे वो मुख्य तौर पर शेखावटी क्षेत्र में ज्यादा हुए थे। इस वजह से बहुत सारी बार इसको शेखावटी किसान आंदोलन भी लिखा जाता है। शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी का जो इलाका है वो जयपुर रियासत के पश्चिमी भाग का हिस्सा है और वो भी उस समय जयपुर रियासत का ही भाग हुआ करता था। अब इसको चरणबद्ध तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। मुख्य तौर पर अगर हम जयपुर रियासत में या फिर जयपुर राज्य में किसान आंदोलनों की चर्चा करें तो जयपुर में कोई किसान आंदोलन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जयपुर की जो पश्चिमी भाग है, जयपुर की जो पश्चिमी भाग है जैसे शेखावटी, शेखावटी में कहां पर तो सीकर में देखने को मिलते हैं किसान आंदोलन। इसके अलावा झुंझुनू, यहां पर भी किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तोरावटी, इसके अलावा सांभर, इन सभी इलाकों में किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी भाग है जयपुर रियासत का यानी कि जो शेखावटी वाला हिस्सा है, यहाँ पर किसान आंदोलन कब प्रारंभ होते हैं और कैसे प्रारंभ होते हैं और किन परिस्थितियों में प्रारंभ होते हैं, थोड़ा इसको चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम सीकर में किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं। कैसे होते हैं, कारण क्या रहता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है दोस्तों, 1922 की बात है। सीकर जो कि न तो पूरी तरीके से रियासत या फिर राज्य था न ठिकाना था, यह अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता था। तो सीकर में नए राव राजा का पदभार ग्रहण होता है। नए राव राजा, नए राव राजा का क्या नाम था, नए राव राजा का नाम था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह 1922 में सीकर में नए राव राजा का पदभार ग्रहण होता है, उसका नाम है कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह क्या करता है, जो भूमि कर है उस भूमि कर को 25% से बढ़ाकर 50% कर देता है। किसान असंतोष की स्थिति में आ जाते हैं, किसानों में असंतोष बढ़ता है, किसान आंदोलित होने का प्रयास करते हैं, लेकिन कल्याण सिंह द्वारा बोला जाता है ये जो भूमि कर में वृद्धि की है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं की है, ये केवल 1 साल के लिए की है। किसानों ने पूछा कि भाई 1 साल के लिए क्यों कर रहे हो, तो इसने बोला कि मैंने 1922 में पदभार ग्रहण किया है या फिर ये नया शासक बना है अब सीकर का, तो तलवार बंदाई कर के रूप में एक बड़ा अमाउंट राज्य का खर्च हुआ है, तो उसकी क्षति पूर्ति के लिए भूमि कर में वृद्धि की जा रही। साथ ही जो इससे पहले का शासक था उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसकी मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज में खर्चा हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी भूमि कर में वृद्धि की जा रही है। तो किसानों में जो आंदोलन की भावना पनपी थी वो शांत हो जाती है, लेकिन यहाँ से आंदोलन समाप्त नहीं होता है। आगे जो परिस्थितियां इस प्रकार की निर्मित होती हैं कि आंदोलन होना स्वाभाविक हो जाता है। होता क्या है, 1 साल का इसने वचन दिया था,
लेकिन 1 साल के बाद में इसने अपने वचन का पालन नहीं किया। ये अपने वचन का पालन नहीं करता है तो किसानों में असंतोष व्याप्त हो जाता है। किसानों में असंतोष व्याप्त होने के कारण किसान आंदोलित हो जाते हैं, यानी कि किसान आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। इसी समय राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा दूसरे जो सदस्य हैं वो भी राजस्थान सेवा संघ से निकट से संबंधित थे। एक का नाम है दोस्तों राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, और दूसरे का नाम है हरि ब्रह्मचारी। इसी दौरान राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी भी सीकर आते हैं, जिससे कि ये जो आंदोलित हुए किसान है इनको प्रोत्साहन मिलता है और जो आगे किसान आंदोलन बढ़ेगा इसकी एक कार्य योजना बनाने की कोशिश की जाती है। राम नारायण चौधरी का जो अखबार निकलता था तरुण राजस्थान, राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से, उस पर सीकर का जो शासक है कल्याण सिंह वो प्रतिबंध लगा देता है। साथ ही राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी पर सीकर आने पर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन राम नारायण चौधरी क्या करते हैं, लंदन से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम है डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड। राम नारायण चौधरी किसी तरीके से लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड में इस आंदोलन की सूचना पहुंचा देते हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका ये प्रभाव पड़ता है कि जब ये समाचार डेली हेराल्ड अखबार में प्रकाशित होता है तो ब्रिटेन की जो संसद है, जैसे हमारे भारत में 2 प्रकार संसद के 2 सदन हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। ऐसे ही ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं। उनमें से जो भारत की लोकसभा के तुल्य सदन उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि वहां का जो लोअर हाउस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन यानी कि जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जाता है। किसके द्वारा उठाया जाता है, पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता है। पैट्रिक लॉरेंस विपक्षी पार्टी का सदस्य था जिसके द्वारा इस मुद्दे को किसान आंदोलन की, इस सीकर में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके मुद्दे को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में उठाया जाता है। एक पैट्रिक लॉरेंस हमने सन 1857 की क्रांति के दौरान पढ़ा था, जो कि राजस्थान में सन 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी था, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल था। लेकिन ये पैट्रिक लॉरेंस दूसरा है। उस पैट्रिक लॉरेंस को इस पैट्रिक लॉरेंस के साथ अपने को मिक्स नहीं करना है। उसके बाद की परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। यहां तक अगर आप चाहो तो साथ के साथ में नोट्स भी बना सकते हो। इसके बाद की परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं हम। इससे पहले इसी चैनल पर बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन, इसके अलावा अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन की वीडियो आ चुके हैं। इन सभी की क्लासें आ चुकी हैं। तो आप अगर उन क्लासों को भी देखना चाहें, अपना ज्ञान वर्धन करना चाहें तो आप कर सकते हो इसी चैनल पर। इसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करते हैं। 1925 की बात है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा, इसका अधिवेशन होता है। इसका अधिवेशन होता है कहां पर होता है, बगड़ क्षेत्र में होता है। और ये जो बगड़ क्षेत्र है ये शेखावटी का ही क्षेत्र है। यह पड़ता है दोस्तों झुंझुनू में। तो झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन होता है। एक चीज और यहाँ पर अपने को समझने की है कि ये जो शेखावटी का इलाका था जहां पर किसान आंदोलित हुए जा रहे थे और आंदोलन की कार्य योजना आगे बढ़ रही थी, इस पूरे इलाके में जो ज्यादातर किसान थे वो जाट किसान थे। और ये बड़े हुए भूमि कर से जो अधिकतर किसान प्रभावित हो रहे थे वो भी जाट किसान ही थे। इसका अधिवेशन होता है। इसके अधिवेशन में किसान आंदोलन की चर्चा होती है कि किस प्रकार से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना है, कार्य योजना तथा रणनीति पर चर्चा की जाती है। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ
जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में उस मुद्दे को उठाया गया था, बढ़े हुए भूमि कर के मुद्दे को, तो ब्रिटिश सरकार ने सलाह दी थी, किसको सलाह दी थी? कल्याण सिंह को सलाह दी थी। ब्रिटिश सरकार ने कल्याण सिंह को सलाह दी थी कि वो नया भूमि बंदोबस्त करे और नया भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करे। तो कल्याण सिंह के द्वारा नया भूमि सर्वेक्षण तथा भूमि बंदोबस्त की सलाह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती है कल्याण सिंह को। उससे क्या होता है, इस सलाह को कल्याण सिंह द्वारा माना भी जाता है और नया भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया सीकर में प्रारंभ हो जाती है। लेकिन घटनाक्रम यहाँ से थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि इस बार जो भूमि सर्वेक्षण के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया गया था, उस पैमाने का माप छोटा कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है छोटी जरीब का इस्तेमाल किया जाता है। जरीब क्या है? जरीब एक माप है जिसे किसी एरिया की लेंथ वगैरह मेजर की जाती है कि भाई ये इसमें कितने बीघा आ रहे हैं, यानी कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। उस जरीब की जो लेंथ है उसको छोटी कर दी गई। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पहले किसी किसान के पास 5 बीघा जमीन थी, तो इस छोटी जरीब के हिसाब से अब उसके पास जमीन हो गई 10 बीघा। पहले अगर किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन थी, तो अब इस छोटी जरीब के हिसाब से उसके पास जमीन हो गई 20 बीघा। इसके साथ एक और प्रावधान किया कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह द्वारा प्रति बीघा पर 2 आना भूमि कर बढ़ा दिया गया। 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी गई। तो बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई किसानों के लिए। क्यों हो गई? क्योंकि एक तो उनकी अब बीघा बढ़ चुकी थी, उनकी जमीन बढ़ चुकी थी। जैसे किसी किसान के पास 5 बीघा थी, तो अब उस छोटी जरीब के हिसाब से उसके पास 10 बीघा जमीन हो चुकी थी। साथ ही प्रति बीघा पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी गई थी। तो किसानों में बहुत ज्यादा असंतोष की भावना व्याप्त होती है। और ये जो सभी मुद्दे हैं अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में गंभीरता के साथ और प्रमुखता के साथ उठाए जाते हैं, जिसे किसान आंदोलन की आगे की कार्य योजना निर्धारित होती है। इसकी बाद की परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करना चाहेंगे। इसके बाद में किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं जो कि शेखावटी और मुख्य तौर पर सीकर में किसान आंदोलन की रूपरेखा को तथा कार्य योजना को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। (1925) में अधिवेशन हो चुका है अखिल भारतीय जाट महासभा का। इसके बाद में क्या होता है, भरतपुर का एक बड़ा किसान नेता था। भरतपुर का बड़ा किसान नेता था, उसका नाम था ठाकुर देशराज। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज द्वारा किसानों को संगठित करने के लिए, साथ ही आंदोलन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सन 1931 में राजस्थान जाट महासभा भरतपुर का बड़ा किसान नेता ठाकुर देशराज द्वारा सीकर में किसान आंदोलन को प्रगति देने के लिए 1931 में राजस्थान जाट महासभा का गठन किया जाता है। और साथ ही ठाकुर देशराज द्वारा सीकर तथा शेखावटी के अन्य इलाकों में भ्रमण किया जाता है। किसानों को प्रेरित किया जाता है कि अब आपको भूमि कर नहीं देना है, लगान नहीं देनी है, अब आपको संघर्ष का रास्ता चुनना है, बेगार नहीं देनी है। तो सीकर क्षेत्र में जो भी किसान आंदोलन घटित हुआ है उसमें ठाकुर देशराज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित समय तक इस आंदोलन को नेतृत्व भी प्रदान किया था। उसकी बाद की परिस्थितियों पे अब हम चर्चा करते हैं। होता है क्या दोस्तों, 1932 की बात है। मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन होता है। कब होता है? बसंत पंचमी के दिन होता है। बसंत पंचमी के दिन होता है। कहां पर होता है? झुंझुनू में होता है।
1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा, जो कि राष्ट्रीय स्तर की जाट महासभा थी, राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था थी, उसके द्वारा बसंत पंचमी के दिन झुंझुनू में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है, एक बड़े सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, जिसमें शेखावटी और मुख्य तौर पर सीकर के किसान भाग लेते हैं। ऐसा कहा जाता है ये जो बसंत पंचमी के दिन अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा जो अधिवेशन बुलाया गया था, अखिल भारतीय जाट महासभा के तत्वाधान में जो अधिवेशन बुलाया गया था, इसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया था। 60,000 जाट किसानों ने इसमें भाग लिया था और जो किसान आंदोलन आगे प्रगति की तरफ जाएगा उसके बारे में गंभीर तौर पर चर्चा की गई थी। अब इसकी बाद की परिस्थितियों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। इसके एक साल बाद यानी 1933 में ठाकुर देशराज द्वारा पलथाना कहां पर है, सीकर में। 1933 में ठाकुर देशराज द्वारा पलथाना सीकर में जाट महासभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। यानी कि इसने किस संस्था का निर्माण किया था, राजस्थान जाट महासभा। राजस्थान जाट महासभा की सभा बुलाई जाती है, सम्मेलन बुलाया जाता है, संगोष्ठी आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी भारी संख्या में किसान संगठित होते हैं, एकजुट होते हैं और आगे किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही इस समय पर ठाकुर देशराज द्वारा सीकर में एक बड़े यज्ञ करने की यानी कि महायज्ञ करने की भी सिफारिश की जाती है। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात सीकर में ही एक बड़ा यज्ञ करने की सिफारिश की जाती है। किसके द्वारा, ठाकुर देशराज के द्वारा। क्यों की जाती है, क्योंकि इस यज्ञ में आसपास के जितने भी जाट किसान हैं वो इकट्ठे होंगे और किसान आंदोलन के बारे में आगे चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से हमें शोषण से मुक्ति अब पानी है। लेकिन होता क्या है, इस यज्ञ के लिए पंडित भी लगेगा, पंडित के साथ में इसके यज्ञमानी भी होगा, यानी कि जिसको जजमान कहा जाता है वो भी होगा। और ऐसा भी प्रावधान था कि इस यज्ञमान या फिर इस जजमान को जहां पर यज्ञ करवाया जाएगा उसके बाद में हाथी पर बैठाकर घुमाया भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। क्यों हो जाती है, जो नई एनसीईआरटी किताब है उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो कल्याण सिंह है, सीकर का जो शासक कल्याण सिंह है, उसके द्वारा इस यज्ञ के लिए हाथी देने से मना कर दिया जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर ऐसा भी लिखा गया है कि हाथी इनके पास था, लेकिन कल्याण सिंह के द्वारा उस हाथी पर यज्ञमान को बैठाकर भ्रमण से यानी कि सवारी से मना कर दिया जाता है। बहरहाल हम नए एनसीईआरटी के हिसाब से इस फैक्ट को याद रखना चाहेंगे कि ये इस यज्ञ के लिए जो हाथी चाहिए था वो हाथी कल्याण सिंह द्वारा देने से मना कर दिया जाता है नई एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट की ऑथेंटिक किताब भी है। बहरहाल जनवरी 1934 में यज्ञ संपन्न करवाया जाता है। जनवरी 1934 में यज्ञ संपन्न करवाया जाता है। इस यज्ञ के दौरान किसानों में और शासक वर्ग यानी कि शासक के जो भी नुमाइंदे थे उनके बीच में झड़प और हिंसा भी देखने को मिलती है। फिर भी ये यज्ञ किसी तरीके से आहूत हो जाता है, संपन्न हो जाता है। उसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करना चाहेंगे। इसके साथ बहुत सारी परिस्थितियां और भी घटित हो रही थी, उन पर भी हम गंभीरता से चर्चा करना चाहेंगे। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, ये जो यज्ञ संपन्न करवाया गया था, तो इस यज्ञ के कारण कल्याण सिंह बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इस वजह से वो जाट महासभा के सचिव, जाट महासभा का जो सचिव था, जाट महासभा के सचिव का नाम था चंद्रभान, सेक्रेटरी। यज्ञ होने के उपरांत कल्याण सिंह बहुत ज्यादा खपा हो जाता है, नाराज हो जाता है और जाट महासभा के सचिव चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 सप्ताह की कैद सुनाई जाती है। 6 सप्ताह की कैद प्लस 51 रुपए इस पर जुर्माना लगाया जाता है। अब आज हम सोचे 51 रुपए, तो 51 रुपए आज की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से 51 रुपए आज के लाखों रुपए की तुलना की जा सकती है।
चंद्रभान सिंह को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो किसानों ने इस चीज का मुखर तरीके से विरोध किया और अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्शाया। उसके बाद की परिस्थितियों पे अब हम बात करना चाहते हैं। सिरोड एक ठिकाना है। इस सिरोड ठिकाने का जो ठिकानेदार है उसका नाम है मानसिंह। सिरोड ठिकाने का जो ठिकानेदार है उसका नाम है मानसिंह। इस मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस, सिरोड एक ठिकाना है, उसके ठिकानेदार का नाम है मानसिंह। इस मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। सिरोड ठिकाने के ठिकानेदार मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे किसानों में और ज्यादा रोष की भावना पनपती है। साथ ही वहां की जो महिलाएं थी उनमें भी विरोध की भावनाएं प्रस्फुटित होती है। इसी की वजह से ये जो घटना घटित हुई थी इसकी विरोध स्वरूप, इस घटना के विरोध स्वरूप 25 अप्रैल 1934 को कथरातल इस घटना के विरोध स्वरूप कठरातल, और कठरातल गांव पर पड़ता है, सीकर में पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना की प्रतिक्रिया में 25 अप्रैल 1934 को कठरातल सीकर में 10,000 महिलाएं इकट्ठी होती हैं और एक सभा आयोजित की जाती है। 10,000 महिलाएं इकट्ठी होती हैं। कौन करती हैं इस सभा की अध्यक्षता? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभा की अध्यक्षता की जाती है किशोरी देवी द्वारा। राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है। कठरातल सीकर में 10,000 जाट महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित होता है इस घटना की प्रतिक्रिया में, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी द्वारा की जाती है। और प्रवक्ता कौन होता है? मुख्य जो वक्ता होता है वो होती है उत्तमा देवी। एक और घटना इसी के समानांतर घटित होती है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। कौन सी घटना घटित हुई उसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। सीकर ठिकाने का जो राजस्व पुलिस अधिकारी था, राजस्व पुलिस अधिकारी यानी कि जो राजस्व यानी कि लगान वगैरह वसूल करता था, और उसका नाम है कैप्टन वेब। सीकर का राजस्व पुलिस अधिकारी कैप्टन वेब लगान वसूलने के लिए सीकर में आता है, और सीकर में जब ये घूमता रहता है तो एक गांव में ये प्रवेश करता है। उस गांव का नाम है कुदन गांव। सीकर का राजस्व पुलिस अधिकारी कैप्टन वेब कुदन गांव में आता है और कुदन गांव के किसानों से लगान वसूल करने के लिए बोलता है। किसान अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, वातावरण थोड़ा गंभीर हो जाता है और यहाँ पर हिंसा का वातावरण निर्मित हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इस कुदन गांव में हिंसा का वातावरण निर्मित हो जाता है और आक्रामकता इतनी अधिक बढ़ जाती है, हिंसा का वातावरण इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है, इस कैप्टन वेब द्वारा आंदोलित किसानों पर गोलियां चला दी जाती है, जिसके कारण फायरिंग की जाती है। इसके द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसके कारण 4 किसान मारे जाते हैं, 14 किसान घायल हो जाते हैं और 175 किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारी बार ये भी पूछा जाता है कि वो जो 4 किसान मारे गए थे कुदन गांव में वो कौन कौन थे, इनका भी जिक्र कर लेते हैं। एक का नाम था टीकूराम, एक का नाम था चेतराम, एक का नाम था आसाराम और एक का नाम था तुलसीराम।
ये घटना है 1935 की। कब की है? अप्रैल 1935। अप्रैल 1935 की घटना है कि वो जो घटना घटित हुई थी 25 अप्रैल 1934 को कटरातल सीकर में महिलाएं जो इकट्ठी हुई थी उसके लगभग 1 वर्ष बाद की ये घटना है। कैप्टन वेब द्वारा कुदन गांव में फायरिंग करने पर 4 किसान मारे जाते हैं, 14 किसान घायल हो जाते हैं और 175 किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो 4 किसान मारे जाते हैं उनका नाम है टीपूराम, चेतराम, आसाराम और तुलसीराम। तो ये 4 किसान हताहत हो जाते हैं। इस घटना को कुदन गांव हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को कुदन गांव हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कि अप्रैल 1935 में घटित हुआ था। अब ये जो घटना घटित हुई थी इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। किसानों द्वारा भयंकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और इस घटना की शिकायत जयपुर शासक तक भी जाती है। साथ ही इस घटना की चर्चा ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन में भी होती है और जयपुर का जो शासक था उसके संज्ञान में भी ये मामला आता है। तो जयपुर का शासक क्या करता है, इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता हुआ सीकर का जो ठिकानेदार था कल्याण सिंह, उसको आदेशित करता है कि किसी प्रकार की रियायतें दी जाए, यानी कि नया भूमि सर्वेक्षण करवाया जाए जिसमें छोटी जरीब का इस्तेमाल नहीं किया जाए, साथ ही नया भूमि बंदोबस्त करवाया जाए तो किसानों को थोड़ी बहुत राहत उसके बाद में मिलती है। नया भूमि सर्वेक्षण करवाया गया, नया लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि बंदोबस्त करवाया गया जिसके कारण किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिलती है और इस तरीके से ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होता है। लेकिन इस आंदोलन की जो चेतना थी वो शेखावटी के अन्य इलाकों में भी देखने को मिलती है। थोड़ा सा उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। ये जो घटना घटित हुई थी अप्रैल 1935 में हुई थी और इसको कुदन गांव हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कैप्टन वेब का सीधा साधा हाथ था। इसके बाद में आंदोलित किसानों द्वारा जयपुर शासक के पास शिकायत भिजवाई जाती है। जयपुर शासक का हस्तक्षेप होता है, भूमि करों में थोड़ी कमी कर दी जाती है, लगान में थोड़ी कमी कर दी जाती है, नया लैंड सेटलमेंट किया जाता है, किसान आंदोलन धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ये जो सीकर में आंदोलन घटित हुआ था इसकी चेतना शेखावटी के अन्य इलाकों में भी देखने को मिलती है। इसकी चेतना शेखावटी के अन्य इलाकों में भी देखने को मिलती है, जैसे खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, हमीरवास, ढूंढलोद, नवलगढ़। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थान है जहां पर इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है। सीकर में जो किसान आंदोलन होता है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। खेतड़ी, हमीरवास, ढूंढलोद, नवलगढ़ और भी बहुत सारे इलाके हैं जिनमें किसान आंदोलन अब शुरू हो जाता है। कब होता है? मार्च 1933 में इन इलाकों में भी किसान आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब इन इलाकों में जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो कि चर्चा का विषय बनी थी, साथ ही उनसे एग्जाम में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा उनको भी हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, उन चीजों की भी। 16 मई 1934 की घटना है। 16 मई 1934। 16 मई 1934 को क्या होता है? अभी हमने ऊपर लिखा था हमीरवास। हमीरवास का जो ठिकानेदार है, हमीरवास के ठिकानेदार का नाम है कल्याण सिंह। सोलह मई 1934 को हमीरवास के ठिकानेदार कल्याण सिंह द्वारा हमीरवास का ही एक गांव है जिसका नाम है हनुमानपुरा। हमीरवास का एक गांव है जिसका नाम है हनुमानपुरा। इस हनुमानपुरा गांव में ठिकानेदार कल्याण सिंह द्वारा, जो हमीरवास का ठिकानेदार था, इसके द्वारा आगजनी की घटना की जाती है। गांव में आग लगाई जाती है, आगजनी की घटना की जाती है, जिसके कारण 33 जाट किसानों के घर जलकर राख हो जाते हैं। 33 जाट किसानों के घर जलकर राख हो जाते हैं। ये घटनाएं भी अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और घटना घटित हुई थी, वो भी 1934 में ही घटित हुई थी। कहां पर हुई थी? ढूंढलोद में हुई थी।
ढूंढलोद का जो ठिकानेदार था उसका नाम है ईश्वर सिंह। ढूंढलोद का जो ठिकानेदार है उसका नाम है ईश्वर सिंह। इस ईश्वर सिंह का भाई है उसका नाम था हरनाथ सिंह। 1934 में ढूंढलोद ठिकाने के जो ठिकानेदार है उसका नाम है ईश्वर सिंह और इसका भाई हरनाथ सिंह, इसके द्वारा जयसिंहपुरा गांव में, जयसिंहपुरा गांव कहां पर है तो ढूंढलोद ठिकाने में ही था। जयसिंहपुरा गांव में जो आंदोलित किसान हैं उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है, साथ ही धारदार हथियारों से वार किया जाता है, जिससे बहुत सारे किसान मारे जाते हैं और बहुत सारे किसान घायल भी होते हैं। इस घटना को जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं इन इलाकों में देखने को मिलती है जहां पर आंदोलित किसानों और ठिकानेदारों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है, हिंसा देखने को मिलती है। हालांकि किसानों द्वारा भी समय समय पर इसकी प्रतिक्रिया दी जाती है, किसानों द्वारा भी सशस्त्र साधनों के माध्यम से किसान आंदोलन किया जाता है। बहरहाल आगे की परिस्थितियों पे अब हम बात करना चाहेंगे। ये जो घटना घटित हुई थी इसकी चर्चा राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हुई। राजस्थान सेवा संघ ने भी इन घटनाओं पर संज्ञान लिया, साथ ही अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी इन घटनाओं पर संज्ञान लिया, साथ ही राजस्थान जाट महासभा द्वारा भी इन घटनाओं पर संज्ञान लिया गया। साथ ही जयपुर शासक के पास भी जब ये खबर पहुंची और किसानों ने एक मांग पत्र तैयार करके जयपुर शासक के पास भिजवाया, तो जयपुर शासक द्वारा इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते हुए संज्ञान लिया गया। और 1936 में ये जो इलाके थे जहां पर किसान आंदोलन हो रहा था उन इलाकों में नया भूमि सर्वेक्षण करवाने का आदेश जयपुर शासक के द्वारा दिया गया, साथ ही नया भूमि बंदोबस्त यानी कि नया लैंड सेटलमेंट करवाने का आदेश भी जयपुर शासक द्वारा किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो किसानों को पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है, किसानों से अब बेगार नहीं ली जाती है, किसानों से लगान एकदम कम हो गई, भूमि कर बिल्कुल समाप्त हो गया। इस प्रकार की परिस्थितियां हालांकि निर्मित नहीं होती है, लेकिन पहले से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अंतरिम राहत कब मिलती है, अंतिम राहत किसानों को कब मिलती है, उसकी चर्चा करते हैं। मार्च 1947 की बात है, हम सभी को जानकारी है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रजामंडल आंदोलन घटित हो रहे थे और राजस्थान प्रजामंडल जयपुर में भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि प्रजामंडल का मतलब है लोकतांत्रिक, लोकप्रिय तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग के लिए जो राजस्थान में आंदोलन घटित हुए उनको प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। मार्च 1947 में इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल की, उसका नाम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। राजस्व मंत्री का नाम था टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। प्रजामंडल आंदोलनों के फलस्वरूप बनी लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार के अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल। राजस्व मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर। तो टीकाराम पालीवाल द्वारा इन सभी मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाता है, नए भूमि सर्वेक्षण करवाए जाते हैं, नए भूमि बंदोबस्त करवाए जाते हैं, तो किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में राहत मिलती है और किसानों को अंतरिम राहत यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद की अगर परिस्थितियों पर अगर हम बात करें तो भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत जब स्वतंत्र हो गया तो भारत का संविधान लागू हो जाता है और भारत के संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए थे जो कि किसानों के हित में थे। जैसे जमींदारी प्रथा को उन्मूलित कर दिया गया था, किसानों से किसी भी प्रकार के टैक्स के लिए मनाही कर दी गई थी। इस प्रकार के और इसके साथ ही अलग अलग समय में जो संविधान में संशोधन हुए हैं उसने किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश की है। उसके बाद में हम देखते हैं कि किसान आंदोलन घटित नहीं होते हैं और किसानों को अंतरिम रूप से राहत मिल जाती है। आज हमने चर्चा की है जयपुर रियासत या फिर जयपुर राज्य में किसान आंदोलन और मुख्य तौर पर शेखावटी किसान आंदोलनों के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है, ये जो क्लास है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।